गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मार्च 9 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी। आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं? आज हम लोग 4 टॉपिक करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। जिसमें हम लोग बात करेंगे, आपको पता है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह कहा था कि जल्दी से जल्दी उन लोगों की डिटेल मुझे दीजिए जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का यूज करके डोनेशन किया था। तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट एसबीआई ने थोड़ा सा समय मांगा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स में यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। उसके अलावा ग्रीन अमोनिया क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अमोनिया को बनाने की प्रोसेस क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से। इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स, जो स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पे पहले से जुड़े हुए हैं, आप एनालिसिस देखते हो, तो आपके लिए तो ये रिवीजन वाला टॉपिक हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट अभी अभी तैयारी शुरू की है या अभी अभी डीएनए देखना शुरू किया है, उनके लिए पहला टॉपिक है। मेरे ख्याल से 4-5 महीने के बाद हम लोग इस टॉपिक को दोबारा से करेंगे। क्योंकि इंडिया में 2 स्टेट्स ने क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग के लिए ऑक्शनिंग शुरू कर दी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। इंडिया में कौन कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, कौन कौन से सेक्टर में सैलरी बढ़ी है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे एडिटोरियल वाले सेक्शन से। तो ये वाला टॉपिक मेंस के परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के इसमें कुछ खास काम नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार। लाइक किया करो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अटेंडेंस भी दिया करो, ठीक है? तब आगे बढ़ा करो, ठीक है? चलिए, तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। और जो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है वो है ये वाला, सुप्रीम कोर्ट टू कंसीडर कंटेम्प्ट प्ली अगेंस्ट एसबीआई फॉर सीकिंग टाइम। मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सीधा सा मतलब है भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपको कुछ बोला है, कोई वर्डिक्ट सुनाया है, कोई ऑर्डर दिया है, अगर आप उस ऑर्डर की डिसरिस्पेक्ट करते हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की डिसओबीडियंस करते हो, मतलब उसकी बात मानते नहीं हो, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो अगर आप उसको डिसरिस्पेक्ट करते हो या बात नहीं मानते हो, उसे बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। भाई सीधी सी बात है, कोई अथॉरिटी है, अगर आप उस अथॉरिटी की बात मानोगे ही नहीं, तो फिर वो किस नाम की अथॉरिटी? यस, एक टीचर क्लास में एंट्री कर रहा है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, अगर कोई बच्चा बदतमीजी करता है, तो टीचर के पास क्या पावर है? टीचर के पास ये पावर है, उस बच्चे को क्लास से बाहर निकाल सकता है, उसके एडमिशन को कैंसिल कर सकता है। अगर ये पावर होगी किसी भी अथॉरिटी के पास, एक टीचर हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, कोई भी अथॉरिटी हो, उसके पास जब तक एक किसी को पनिश करने की पावर नहीं होगी, तब तक उसकी कोई अथॉरिटी का मतलब नहीं है। अदरवाइज तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से मना कर देगा, हर कोई हाई कोर्ट की बात मानने से मना कर देगा। तो उसको ये पावर दी गई है कि अगर कोई उसकी वर्डिक्ट की, ऑर्डर की डिसरिस्पेक्ट करता है, डिसओबीडियंस करता है, बात नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अब ये इस मामला यहाँ पे कहाँ फिट होता है? आपको पता है कि अभी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो पूरी स्कीम थी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू करती थी ऑन द बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह कहा था कि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जिन लोगों ने, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन किया था, उनकी डिटेलिंग मुझे दीजिए, अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको अपलोड करिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बेसिकली उन्होंने कहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारी डिटेल दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर रिलीज करेगा, ताकि पूरी दुनिया के, इंडिया के वोटर्स देख सकें कि भैया किसने किस किस को डोनेट किया है। एसबीआई ने कहा कि साहब ये तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि 6 मार्च तक का टाइम दिया गया था एसबीआई को, लेकिन एसबीआई ने डिटेल दिया नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उन्होंने कहा कि साहब आप मुझे जो है जून 2024 का टाइम दे दीजिए। बेसिकली एसबीआई ये चाहता है कि ये डिटेलिंग इलेक्शन के बाद में आए, इलेक्शन से पहले ना आए, ये ऐसा माना जा रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने मेरी बात को डिसरिस्पेक्ट किया है, आपने मेरी बात को डिसओबीडियंस किया है, तो मैं आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला सकता हूं। ऐसा एसबीआई को कहा गया है। अभी चलाएगा नहीं नहीं, वो एक अलग बात है, बट स्टिल इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोई प्रोविजन है? 100% है। एक हमारे पास है आर्टिकल 129 और आर्टिकल 142। ये दोनों क्या कहते हैं? दोनों यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट
किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, पनिश कर सकता है इन केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये बेसिकली मोटे मोटे तौर पे वो कहता है। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑल्सो। सीधी सी बात है, पिछले 30 40 50 60 सालों में जो भी वर्डिक्ट आए हैं सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग टाइम पे, तो उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कोई भी वर्डिक्ट सुनाने से पहले अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को देखता है कि क्या पास्ट में कोई ऐसा मामला आया था, उस मामले में क्या क्या चीजें कंसिडर की गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो ठीक है तो उसको चेंज नहीं करता है। लेकिन किसी किसी केस में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यार ये वो मामला जो पहले आया था ना, उसके अंदर ये चीज इग्नोर कर दी गई है, तो उसको चेंज कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बेसिकली पावर होती है, वो अपना रिकॉर्ड रखता है और उसके पास अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में पनिश करने की भी पावर होती है। ठीक है। तो आर्टिकल 142, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय द पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट शैल एज रिस्पेक्ट टू होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैव ऑल द every power to make any order of the purpose of the securing the attendance of any person, the discovery of the production of any document or the investigation ऑन पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब आप ये समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर होती है कि अगर इंडिया के टेरिटरी के अंदर उसके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी के खिलाफ जो है केस चलाना चाहे तो चला सकता है। किसी पर्सन को कहे कि आप आइए सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको आना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि ये फलाना डॉक्यूमेंट मुझे मिले, तो वो डॉक्यूमेंट आपको देना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है। अभी जैसे उन्होंने एसबीआई को बोला ना कि आप ये डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दीजिए, देने पड़ेंगे, आर्टिकल 142 ऐसा कहता है। और अगर एसबीआई ऐसा नहीं करता है तो फिर भैया आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। तो इन दो आर्टिकल्स 129 और 142 को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून लाया गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, द रूल टू रेगुलेट प्रोसीडिंग्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 1975। तो इन्होंने क्या किया, डिफाइन कर दिया कि भैया कंटेम्प्ट एक्चुअली होता क्या है। और कंटेम्प्ट दो तरह का हो सकता है, सिविल कंटेम्प्ट हो सकता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकता है। सिविल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन क्या है? अ विलफुल डिसोबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट, अदर प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट और विलफुल ब्रीच ऑफ द अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। ये एक सिविल कंटेम्प्ट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, उसके डायरेक्शन को डिसरिस्पेक्ट कर दिया, डिसोबीडियंस कर दिया, रिट को नहीं माना, तो ये एक सिविल कंटेम्प्ट है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि मान लो किसी जज साहब ने कोई वर्डिक्ट सुनाया, ठीक है, आपने उस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में, उस जज के अगेंस्ट में गाने लिखे, आर्टिकल्स लिखे, इंटरव्यूज दिए, कार्टून्स बनाए। तो बेसिकली आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर करने की कोशिश की है, या हाई कोर्ट के ऑर्डर के स्टेटस को लो करने की कोशिश की है। ऐसा होता है ना समाज में, लोग ऐसे प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो बकवास है, हाई कोर्ट तो बकवास है, सरकार की फेवर में काम करता है, फलाना ढिमकाना, जज जज लोगों को गालियां दी जाती हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कोर्ट की अथॉरिटी को लो कर रहे हो आम आदमी की नजर में, स्कैंडलाइज कर रहे हो। तो ये एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा। ठीक है। अगर आप किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान उसको रोकने की कोशिश करते हो, उसके अंदर इंटरफियर करते हो, ठीक है, तो वो भी एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा। राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हो बेसिकली, तो दैट इज गोइंग टू बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन दैट्स अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो एसबीआई ने भी क्या किया है, क्रिमिनल किया है, सिविल किया है? तो एसबीआई ने किया है सिविल कंटेम्प्ट, क्योंकि उसने ऑर्डर को नहीं माना। तो ये दो फर्क होता है सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। आपको मैंने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में बता दिया। जो बेसिकली अगर आप कोर्ट की डिग्निटी को लो करने की कोशिश करते हो, किसी जज को सुबह शाम गालियां देते हो, किसी जज के बिहेवियर को रेडिकलाइज करते हो, स्कैंडलाइज करते हो, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर इंटरफियर करते हो, नारेबाजी करते हो, पत्थरबाजी करते हो, तो वो एक आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना है। चलिए, ग्रीन अमोनिया फ्यूलिंग द फ्यूचर। तो देखो प्रेजेंट में हमसे कुछ खास हो नहीं पा रहा है, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। 1972 में सबसे पहली बार स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेके, जिसमें हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनाया था। फिर
इसके 20 साल के बाद 1992 में हम लोगों ने अर्थ समिट किया, रियो डी जेनेरो, जिसे रियो समिट भी कहते हैं। वहां पे भी हम लोगों ने कई चीजें एस्टेब्लिश की, यूएनएफ ट्रिपल सी हम लोगों ने बनाया, है ना, एजेंडा 21, यूएन सीसीडी, बहुत कुछ, हम सीबीडी, कई सारी चीजें हम लोगों ने बनाई। लेकिन क्या इन्हें कोई खास फर्क नजर आया? मतलब हम लोग 1972 से लगे हुए हैं इस काम के ऊपर, 50 साल हो गए, लगभग लगभग 50 साल से ज्यादा ही हो गए हैं। लेकिन अब तक क्या क्लाइमेट चेंज की हम लोगों ने एड्रेस कर पाए प्रॉब्लम को? आंसर इज नो। क्या बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पाए? आंसर इज स्टिल नो। मतलब जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी, उसका सिर्फ 10 to 20% ही लगभग लगभग हम लोगों ने अचीव किया है। तो हाथ खड़े कर दिया बहुत लोगों ने। तो अब ये कहना है कि फ्यूचर के लिए क्या करेंगे? तो फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए कि भैया ये जो फॉसिल फ्यूल वगैरह है ना, ये यूज ही ना हो। तो इसलिए हम लोग सोलर, विंड, इनके ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसा हर फील्ड में जा रहा है। हर वो फील्ड, हर वो एरिया जो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करता है, जो कि पोल्यूटेंट्स रिलीज करता है, उसको एड्रेस करना है। अब यहाँ पे ना एक देखिए, एक एथिकल कंसर्न भी आपको बताता हूं मैं। एक एथिकल कंसर्न है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये बड़ा यूनिक सा पर्सपेक्टिव है, आपको मजा भी आएगा। एक एथिकल रिजीम के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे ट्रॉली प्रॉब्लम कहते हैं। शायद आपने कभी कभी इसको सुना भी होगा पहले। अगर आपने जीएस पेपर 4 की तैयारी की है तो फिर तो सुना ही होगा। एथिकल डायलेमास वगैरह में काफी यूज किया जाता है इसका। तो ट्रॉली प्रॉब्लम ये कहती है, सपोज करिए एक ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, और अचानक से उस ट्रेन के ब्रेक फेल हो जाते हैं। तो वो ट्रैक पे चलती रहेगी, लेकिन उस ट्रैक पे आगे जो है 5 लोग, उनको जबरदस्ती बांधा गया है। मतलब ये ट्रेन अगर अपने ट्रैक पे चलती रही तो भैया इन 5 लोगों का यहाँ पे राम नाम सत्य होना फिक्स है। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, दिस इज यू। आपके हाथ में एक लीवर है, एक बटन है। अगर आप उसको प्रेस करते हो तो इस ट्रेन का ट्रैक चेंज हो सकता है। ये ट्रेन एक नए ट्रैक पे जा सकती है। बहुत अच्छी बात है। बट यहां पे भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, इस नए ट्रैक पे भी एक आदमी को बांधा गया है। यहां पे 5 लोग हैं, यहां पे एक आदमी है। अगर आप बटन नहीं दबाते हो, अगर आप इनएक्शन करते हो, मतलब कुछ भी नहीं करते हो, तो ये 5 लोग मरेंगे। अगर आप एक्शन लेते हो तो एक आदमी मरेगा। थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन ये कहती है कि बटन दबाया जाए, 5 लोगों की जान बचना जरूरी है, एक आदमी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी थ्योरी कहती है कि नहीं, कंसिक्वेंशियल थ्योरी ये कहती है नहीं, ये ब्रेक अगर फेल हुए हैं तो ये इन लोगों की किस्मत है, वो तो मरेंगे ही। लेकिन अगर आप लीवर दबाते हो तो नाउ यू आर अ मर्डरर, क्योंकि आप अभी जानबूझ के एक आदमी को मार रहे हो। आपने इन 5 लोगों को जानबूझ के तो नहीं मारा है, लेकिन इसको तो जानबूझ के मार रहे हो सकता है इनोसेंट हो, राइट। ये एक कॉन्सेप्ट हो, ये दिस इज वन डायमेंशन ऑफ दिस होल थ्योरी। इसमें हर आंसर, आपके लोगों के अलग अलग आंसर हो सकते हैं, उसकी अलग अलग जस्टिफिकेशन आपके मन में हो सकती है। हर जस्टिफिकेशन सही है, हर जस्टिफिकेशन गलत हो सकती है। तो उसमें कोई राइट एंड रॉन्ग वाली बात नहीं है। इसका जो सेकंड एस्पेक्ट है वो ये कहता है कि भाई, अगर इसी एक आदमी ने इन 5 लोगों को बांधा हुआ है, मान लो यही है वो आदमी जिसने 5 लोगों को बांधा हुआ है, तो क्या फिर बटन दबाया जाए? पहले तो मान लो इनोसेंट था, लेकिन ये भी इनोसेंट नहीं है, ये खुद एक क्रिमिनल है। तो क्या फिर बटन दबाया जाए? उसके अंदर भी कुछ लोग बोलेंगे बिल्कुल दबाया जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं, ये तो गलत बात है। हर केस में यस और नो के बहुत सारे डायमेंशन यहाँ पे हो सकते हैं। एक तीसरा एस्पेक्ट है जिसको आज हम लोग क्लाइमेट चेंज से जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। ये एस्पेक्ट है कि मान लो ये आदमी यहां पे नहीं बंधे हुए हैं, ये आदमी कई हजार किलोमीटर दूर बंधे हुए हैं। मतलब इन फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूं। ये इमीडिएटली नहीं मर रहे हैं, फ्यूचर में मरेंगे, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। और ये आदमी बटन दबाने से इमीडिएटली मरेगा। तो अगर आपने इस आदमी को इमीडिएटली मार दिया
ट्रैक चेंज करके, तो फ्यूचर में इन लोगों की जान बच जाएगी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये बात है कि फ्यूचर में मरेंगे जरूर। तो क्या तब आप बटन दबाओगे? ये बड़ी सोचने वाली बात। अभी ट्रैक खाली है, कोई नहीं है ट्रैक के ऊपर, अभी ट्रैक खाली है, लेकिन 10 साल के बाद मान लो कि 5 आदमी मरेंगे, आपके पास एक ऑप्शन है, या तो इसको आज मार दो या फिर उन लोगों को 10 साल। तो क्या फ्यूचर में जो चीजें होंगी उसको लिए के लिए आप आज इस आदमी को मार सकते हो? ये सवाल क्लाइमेट चेंज में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की जब हम लोग बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, हम लोग 2100 की बात कर रहे हैं, हम लोग 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, कि अगर ये टेम्परेचर हुआ तो फ्यूचर में कैटास्ट्रोफिक इवेंट होंगे, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे, ओशन सी लेवल बढ़ेगा, हीट वेव बढ़ेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, फ्लडिंग आएगा, ड्रोट आएगा, फूड सिक्योरिटी की दिक्कत हो जाएगी। हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, राइट? हम लोग अगले 60-70 साल और 100 साल की बात कर रहे हैं। तो क्या उसके लिए हमें आज एक्शन लेना जरूरी है, या फ्यूचर की फ्यूचर में छोड़ेंगे? तो ये क्लाइमेट चेंज वाले कॉन्टेक्स्ट में भी एक एथिकल डायलेमा आता है। कुछ लोगों का कहना है कि बिल्कुल आज एक्शन लें, ताकि फ्यूचर में होने वाली डेथ को बचाया जा सके, फ्यूचर जनरेशन को बचाया जा सके। कुछ लोगों का कहना है, अरे नहीं छोड़ो, फ्यूचर में क्या होगा हमें क्या पता, 10 चीजें चेंज हो सकती हैं। आज का आज देखें, जो लोग आज आदमी गरीब है, जो बेचारा जिसके पास खाने को दाना नहीं है, उनको उनके ऊपर काम किया जाए आज। फ्यूचर का फ्यूचर वाली जनरेशन देखेंगी, हमें क्या मतलब है उनसे। तो यहाँ पे भी अलग अलग आर्गुमेंट हो सकते हैं। तो ये जो ग्रीन अमोनिया है, हम लोग बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में इसके बहुत सारे इफेक्ट आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन फ्यूचर की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ग्रीन अमोनिया एक सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, अभी ग्रीन हाइड्रोजन लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन छोड़ो, हम लोग कोई भी हाइड्रोजन ज्यादा यूज नहीं करते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन फ्यूचर, नेक्स्ट 30, 40, 50 ईयर्स, ऐसा देखा जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन में अगर आज हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए बेनिफिट होगा। ये जनरेशन तो मर जाएगी, फ्यूचर जनरेशंस। ऐसा ही ग्रीन अमोनिया वाला केस भी आप कर सकते हो। ठीक है, इंडिया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बहुत बड़े लेवल पे हम लोग यूज करते हैं अमोनिया का। ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने में हम लोग यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अमोनिया को एज अ रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, और इन दोनों ही प्रोसेस से पोल्यूटेंट्स भी निकलते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस भी निकलती हैं। तो अमोनिया तो देखो, आप फर्टिलाइजर के अंदर तो अमोनिया यूज करोगे ही करोगे, उसका कोई बचाव नहीं है, उसको आप नहीं बच सकते। और फार्मास्यूटिकल में रॉ मटेरियल भी यूज करोगे, बट अमोनिया बनाने की जो प्रोसेस है ना, उसमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। तो सरकार कह रही है कि यार चलो ठीक है, देखो फर्टिलाइजर तो बनाना ही है, दवाइयां भी बनानी है, लेकिन जो अमोनिया यूज करते हैं ना, वो हम लोग ग्रीन अमोनिया यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी चलाया और ग्रीन अमोनिया पॉलिसी भी चलाई, ताकि ग्रीन अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। क्योंकि इंडिया अमोनिया के केस में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया का, और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। इतना ज्यादा अमोनिया यूज करते हैं हम लोग। यूरिया, आपको पता है यूरिया जो फर्टिलाइजर होता है, अमोनिया से ही बनता है। अमोनिया ही इस कंटेंट होता है इसके अंदर ज्यादा, नाइट्रोजन अमोनिया एंड ऑल दैट, राइट? तो ग्रीन अमोनिया की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज अमोनिया? अमोनिया मीन्स NH3, is a nitrogen and hydrogen based chemical compound widely used in the production of fertilizer and industrial chemicals। ठीक है, तो इसमें N भी होता है, H भी होता है, क्योंकि ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि प्लांट्स एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उनको हमें आर्टिफिशियल तरीके से नाइट्रोजन देना पड़ता है, जो हम लोग यूरिया के थ्रू देते हैं, फर्टिलाइजर के थ्रू देते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह का अमोनिया होता है, ग्रीन अमोनिया एंड ग्रे अमोनिया। ग्रे अमोनिया क्या होता है? दिस इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है, हाइड्रोजन इन टर्न इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ग्रे अमोनिया हो गया। मतलब ग्रे अमोनिया हम लोग हाइड्रोजन नाइट्रोजन के मिक्सचर से ही बनाएंगे, सीधी सी बात है भाई, यही तो मिक्सचर है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन आ कहां से रही है? ये हाइड्रोजन आ रही है फॉसिल फ्यूल से।
क्योंकि जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तभी तो हाइड्रोजन निकलती है। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए बिजली चाहिए। वो बिजली कहाँ से आ रही है? वो बिजली फॉसिल फ्यूल से आ रही है, इनडायरेक्टली। मतलब अगर आप अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज करते हो, आपने एक स्कूटी लिया है, बाइक लिया है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिया है, और आप बड़ा खुश हो रहे हो अपने मन में, कह रहे वाह मैं तो पोल्यूशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चार्जिंग आप कर रहे हो, ये चार्जिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है? अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कोल से आ रही है, तो क्या फिर भी अगर आपकी गाड़ी क्लीन है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो अगर वो कोल से आ रही है तो वो क्लीन नहीं है। अगर कोई अमोनिया इनडायरेक्टली कोल के सोर्स से आ रहा है तो वो ग्रे अमोनिया हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है, अगर वो सोलर से आ रहा है, विंड से आ रहा है, वो बिजली अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए अगर सोलर विंड से आ रही है, तो हम बोलेंगे कि भैया वो ग्रीन अमोनिया है। ये ग्रीन अमोनिया हम लोग प्रोड्यूस करने की बात कर रही है सरकार, जो हमारा ग्रीन मिशन है ना, ग्रीन अमोनिया पॉलिसी जो है उसके अंदर में ये हम लोग करेंगे। तो अमोनिया को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस क्या होती है? पहले फ्रैंक कारो प्रोसेस होती थी, फिर जो है हम लोगों ने बर्कलैंड ईडी प्रोसेस यूज किया। इन दोनों प्रोसेस की एफिशिएंसी काफी खराब थी, और अब हम लोग यूज करते हैं हेबर बोस प्रोसेस। तो यूरिया बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग हेबर बोस प्रोसेस का यूज करते हैं। अभी आपने ध्यान रखना है ये, ठीक है। ये आपसे सिंपल से ऐसे ही पूछेगा, आपको ये नहीं पूछेगा कि भैया एक्सप्लेन करो प्रोसेस को, नहीं, आपसे सिंपल इतना पूछेगा कि ये प्रोसेस कहाँ यूज होती है। तो ग्रीन अमोनिया अगर इंडिया प्रोड्यूस करता है, तो सीधी सी बात है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एमिशन कम होगा, जो कि हमारा टारगेट, जो हम लोगों ने पंचामृत वाले टारगेट है, वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। कार्बन इंटेंसिव जो अमोनिया है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ग्रीन अमोनिया से, है ना, गैसेज के एमिशन को कम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज में हमारे जो एफर्ट हैं उनको और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। एनर्जी सप्लाई को हम लोग डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, फॉसिल फ्यूल वगैरह हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, है ना, मिडल ईस्ट वगैरह से, रशिया वगैरह से करते हैं, गैस वगैरह को भी इधर उधर से करते हैं। तो अगर हम लोग खुद ही इसको सोलर एनर्जी वगैरह से बनाएंगे, तो हमारा इंपोर्ट भी कम होगा, राइट। अमोनिया लिक्विफिकेशन टेम्परेचर ऑफ -33 डिग्री सेंटीग्रेड इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द हाइड्रोजन, सिंप्लीफाइंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना काफी ज्यादा आसान होता है। तो ये एक तरह का एनर्जी एफिशिएंट अल्टरनेटिव हो सकता है ना, अमोनिया। तो ये हम लोग कर सकते हैं डेफिनेटली, और रिन्यूएबल एनर्जी की डेवलपमेंट में तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही। ग्रीन अमोनिया बनाने के चक्कर में हम लोग सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, विंड प्लांट्स लगाएंगे। तो तो दोनों चीजें एक दूसरे को, वो ग्रीन अमोनिया यहाँ पे है और ग्रीन एनर्जी यहाँ पे है, तो ये इसको एनहेंस करेगी, ये इसको एनहेंस करेगी, क्या बड़ी अच्छी बात है। अब ठीक है, पॉलिसी सरकार ने बना दी है, लेट्स इसका इंप्लीमेंटेशन कब कहाँ कैसे होता है वो बड़ी देखने वाली बात रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक, दो स्टेट इंडिया में, टू स्टेट्स अनवील इंडियाज फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल लाइसेंस ऑक्शन। तो कर्नाटक और राजस्थान ने क्या किया यहाँ पे, ऑक्शन बेसिकली यहाँ पे शुरू कर दी। हालांकि कई और दूसरे स्टेट भी लाइन में है, महाराष्ट्र वगैरह, ठीक है, केरला वगैरह, वो भी करेंगे धीरे धीरे। लेकिन कर्नाटक और राजस्थान ने शुरू कर दिया, स्पेशली गोल्ड, कॉपर और लिथियम। अब आप सोच रहे होंगे सर, ये क्या गोल्ड क्रिटिकल मिनरल है क्या? नहीं, गोल्ड क्रिटिकल मिनरल नहीं है। देखिए, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग इंडिया में 30 क्रिटिकल मिनरल्स हम लोग कंसिडर करते हैं। 30, पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे डाली हुई है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोबाल्ट, कॉपर है बिल्कुल, ठीक है, गैलियम, ईडियम, लिथियम यहाँ पे है, ठीक है, निकल यहाँ पे है, फॉस्फोरस, पोटाश, ठीक है। और ये REE क्या है? ये है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टेंटलम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकोनियम, सिलेनियम, कैडमियम। ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जिनमें से जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। तो रेयर अर्थ एलिमेंट बेसिकली 17 केमिकल एलिमेंट्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल में जो है एक साथ रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा 15 तो यही हो गए, ठीक है, जिनका
57 से लेके 71 तक एटॉमिक नंबर होता है, राइट, यही हो गए। उसके अलावा दो और हैं, स्कैंडियम और यट्रियम। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्टली आपसे ऐसे ही सवाल पूछता है, ठीक है। तो एक तो आपने ये याद रखना है। दूसरी बात, जो इनका यूसेज है, थोड़ा सा आप यूसेज भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कहाँ यूज हो रहे हैं, थोड़ा आप उसको भी डेफिनेटली देख सकते हैं। जैसे समेरियम है, ये जो प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स होते हैं, मिसाइल्स वगैरह होती है, वहां पे इसका यूज होता है काफी ज्यादा। जो लिंथेनम है, ये नाइट विजन जो गॉगल्स होते हैं, रात के अंधेरे में देखने के काम आते हैं, वहां पे इसका यूज होता है। यूरोपियम जो है वो फॉस्फोरस लैंप्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। ओवरऑल क्रिटिकल मिनरल्स के बहुत सारे यूज होते हैं। लाइट वेट मैग्नेट्स आपको बनाने हैं गाड़ियों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के लिए। कैटलिस्ट आपको बनाने हैं, ऑटोमोटिव कैटलिस्ट वगैरह आपको बनाने हैं, तो वहाँ पे काम आते हैं। सैरामिक में काम आते हैं, मिलिट्री यूज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ इसका किया जाता है। टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन, प्लाज्मा, सीआरटी, ऑप्टिकल लेंसेज वगैरह में जो ऊपर से पॉलिशिंग की जाती है, उसमें इनका यूज़ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये जो डिटेलिंग यहाँ पे है, ये सब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से प्लीज़ इसे याद कर लें, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में कि किस चीज़ का कहाँ यूज़ होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो 2 नंबर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे आपको, और मज़ा तो आएगा, वो अलग से बात है, सिलेक्शन में काम करेगा। ठीक है, चलिए। इंडियाज सब ऑप्टिमल यूज ऑफ द लेबर पावर। देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो लेबर तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन क्या उस लेबर का हम लोग मैक्सिमम यूज कर पा रहे हैं? आर्टिकल कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, नहीं कर पा रहे हैं साहब, सीधी सी बात है। ओके, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो थोड़ा सा इन्होंने जस्टिफाई करने की यहाँ पे कोशिश की है इस पूरे आर्टिकल के अंदर। अब देखिए जरा, इंडिया में बहुत सारी, मतलब 90% के आसपास जो हमारी लेबर फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भैया, इंडिया पीछे क्यों पिछड़ा हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ पे 90% जीडीपी जो है इनफॉर्मल सेक्टर से ही आ रही है। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें कोई एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आपको नहीं मिलता, कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती, अर्निंग आपकी बहुत कम होती है। ये सब इनफॉर्मल सेक्टर होता है। जैसे कैजुअल लेबरर्स जो होते हैं, कई बार आप सिटीज में जाते नहीं है, वहाँ पे एक लेबर चौक होता है। लेबर चौक में बहुत सारी लेबर बैठी रहती है, राइट। कोई आता है, उनको 1 घंटे के काम के लिए, 2 घंटे के काम के लिए उनको हायर करके लेके चले जाते हैं। तो कैजुअल वर्कर, खेतों में भी कैजुअल वर्कर, इंडस्ट्री में कैजुअल वर्कर, बहुत जगह कैजुअल वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं वो भी एक इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, ठीक है। उसके अलावा सैलरीड सैलरीड वर्कर्स में भी कुछ सेक्शन ऐसा हो सकता है जो इनफॉर्मल होता है, ऐसा हो सकता है। अब बात यह है कि अगर हम लोग जीडीपी के डेटा को कंपेयर करें इंडिया में पिछले कुछ सालों में, तो कई सारे सवाल इन्होंने पूछे हैं। क्या मेजोरिटी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है इंडिया में? ये एक एनालिसिस करने वाली बात है। क्या नई जॉब्स हम लोग क्रिएट कर पाए हैं? ये भी बड़ी एनालिसिस करने वाली बात है। जो क्रिएट जॉब्स हम लोगों ने क्रिएट की हैं, क्या वो अच्छी जॉब्स हैं? क्या उनकी सैलरी इंप्रूव हुई है? इन सब चीजों के लिए हमें थोड़ा सा डीप डेटा जो है, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम लोगों ने बहुत जॉब्स क्रिएट की हैं, लेकिन कहाँ कहाँ कौन सी जॉब्स क्रिएट की हैं वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 2017-18 का डेटा हमारे पास है, जो कि पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे ने रिलीज किया था। इससे पहले जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा होता था वो नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा रिलीज किया जाता था। बाद में नेशनल सैंपल सर्वे को रिप्लेस कर दिया गया जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा। ये पहले हम लोग बात कर चुके हैं, बट एनीवेज, डेटा क्या कहता है? मोटे मोटे तौर पे डेटा ये कहता है कि इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंप्रूव हुआ है, इंप्रूव हुआ है। पहले 2017-18 में इट वाज अराउंड 52%। 2021-2022 में दिस इज अराउंड 58%। सो 52 से लेके 58 तक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया में इंप्रूव हुआ है, ये डेटा शो करता है। इसमें से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां हुआ? वीमेन का कंट्रीब्यूशन हुआ। वीमेन का पार्टिसिपेशन बेसिकली बढ़ा है, लेकिन ये कहां बढ़ा है? ये रूरल एरियाज में बढ़ा है। रूरल एरियाज में भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पे बढ़ा है।
वहां पे बढ़ा है। क्योंकि आप देखिए कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारी जो मेल लेबर थी, वो गाँव में चली गई थी। ठीक है, मनरेगा वगैरह में काम किया, मिला तो किया, नहीं किया तो कुछ नहीं कर सकते फिर तो आप लोग। अब थोड़ा कोविड के बाद सिचुएशन फिर से वही हुई कि जो मेल थे, वो वापस से अर्बन एरियाज़ के अंदर माइग्रेट हो गए हैं। गाँव में जो फीमेल थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चली गई, पहले तो नहीं थी क्योंकि मेल जब वहाँ पे चले गए तो वो घर पे रहने लगी एंड ऑल दैट। अब वो दोबारा से एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हो गई हैं, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। अमंग अदर फैक्टर्स दिस कैन बी वन फैक्टर। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है? रूरल एरिया में वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है और ये कैजुअल एग्रीकल्चर लेबरर्स के केसेस में बढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कम हुई है एज पर डेटा। 2017-18 में बेरोजगारी 6.2% थी। 2021-2 के आते आते ये 4.2% हो गया, मतलब थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे जो यंग लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। 2017-18 में ये 12% था, 2021 तक आते आते ये 8.2% हो गया। अब इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बहुत सारे यंग लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन के बाद। सरकारी नौकरियाँ की, है ना? मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, कोई यूपीएससी, कोई एसएससी, पुलिस, ऐसे दुनिया भर की बैंक की तैयारी, वो एक फैक्टर हो सकता है, अमंग अदर फैक्टर्स आल्सो। ठीक है? तो जब हम लोग इंडिया में काम की बात करते हैं, तो इंडिया में 3 तरह के काम आप डिवाइड कर सकते हो, लेबर फोर्स की जब बात करते हैं तो। पहला काम होता है रेगुलर वेज अर्नर्स, सैलरीड वर्कर्स, जो कंपनी में जाते हैं सुबह शाम तक, उनको सैलरी मिलता है, एक तरह से आप वो कह सकते हो। रेगुलर काम होता है इनके पास, महीने में 25-30 दिन काम होता है। एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स, काम मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, कभी 2 घंटे, कभी 5 घंटे। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वाले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट समझ रहे हो आप? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे कोई पकोड़े की रेडी लगा रहा है, ठीक है? कोई सामान बेच रहा है बेसिकली किसी तरह का, कोई चाय की दुकान लगा रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, इस तरह के आप सेल्फ एम्प्लॉय कह सकते हो। किराने की दुकान, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ये भी। कपड़े की दुकान आपने खोली हुई है, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केसेस में बेरोजगारी कम हुई है। भाई सीधी-सी बात है, अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, है ना? कोई प्राइवेट कंपनी अगर आपको हायर नहीं करेगी, तो मजबूरी में क्या करोगे? रेहड़ी ही लगाओगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ा है लेबर फोर्स के अंदर में। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो फर्दर, ठीक है? टोटल जॉब को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते थे, सैलरी, कैजुअल, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, ओन अकाउंट वर्कर, अनपेड फैमिली वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स हु एम्प्लॉय आउटसाइड लेबर, ठीक है? ओन अकाउंट वर्कर मतलब जो खुद काम करते हैं। मान लो मैंने जो है एक बर्गर की रेडी लगाई हुई है, मैं खुद बर्गर बनाता हूँ, खुद बर्गर बेचता हूँ, तो हूँ तो मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही। एक होते हैं अनपेड फैमिली वर्कर्स, मेरी किराने की दुकान है, मैं उस पे बैठा हुआ हूँ, मेरे बच्चे भी 2 बच्चे हैं, वो भी किराने की दुकान पे ही लगे हुए हैं। फैमिली वर्कर्स अनपेड हैं, उनको मैं सैलरी थोड़ी ना देता हूँ। एक होते हैं जो बाहर से लोगों को हायर करते हैं, ठीक है? 3 कैटेगरी में आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे कर सकते हैं, सब कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इनका ये कहना है, इसके अंदर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अनपेड फैमिली वर्कर्स का परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, 26% से 31% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? अब कोविड-19 का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो। अगर आपके बच्चे मान लो किसी कंपनी में काम करते थे बाहर, सिटीज़ में रहते थे, कहीं भी रहते थे, बाहर काम करते थे। अब कोविड-19 की वजह से कंपनियाँ बंद हो गई, बच्चे की जॉब चली गई, तो क्या करेंगे? घर पे आके किराने की दुकान पे ही सामान बेचेंगे। तो अनपेड फैमिली वर्कर्स, आपकी बीवी भी आपकी दुकान पे काम कर रही है, वो भी अनपेड है। आपके बच्चे भी काम कर रहे हैं, चाचा जी भी काम कर रहे हैं, पापा भी काम कर रहे हैं, वही, ठीक है? एज़ अ हेल्पर के रूप में आप काम कर रहे हो। ऑन अकाउंट वर्कर मतलब आपने जैसे चाय की टापरी आपने लगा रखी है ना? चाय, बीड़ी, पान सुट्टा बेच रहे हो आप वहाँ पे। तो ये क्या हो गया? ये ऑन अकाउंट वर्कर्स हो गए। ऑन अकाउंट वर्कर्स में भी परसेंटेज थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, मतलब पकोड़े की रेडी अभी लोग ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है? जो सैलरीड वर्कर्स थे, उनके अंदर ड्रॉप आया है।
अब सीधी सी बात है, जो ओन अकाउंट वर्कर होंगे या अनपेड फैमिली वर्क होगा, वो उतना ज्यादा हाई क्वालिटी तो नहीं होता है। क्वालिटी वर्क तो ये सैलरी वाला होता है जिसके अंदर ड्रॉप हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो भी रही है, मान लो, तो वो लो क्वालिटी एरियाज में हो रही है, हाई क्वालिटी जॉब्स में नहीं हो रही है। ये इस आर्टिकल ने यहाँ पे आर्गुमेंट के बार बार इन्होंने यही आर्गुमेंट करने की कोशिश की है। अगर आप अर्निंग की बात करें, अर्निंग मतलब एक दो अर्निंग होती है, एक नॉमिनल अर्निंग होती है, एक रियल अर्निंग होती है। तो नॉमिनल अर्निंग मतलब ये होता है, जैसे पिछले साल आपने 10,000 रुपए कमा रहे थे, इस साल आप जो है 15,000 रुपए कमा रहे हो, तो 5,000 रुपए इंक्रीज हो गया आपकी सैलरी में, तो ये नॉमिनल इंक्रीज हो गया। लेकिन फिर आता है इन्फ्लेशन। पिछले साल 10,000 रुपये आपकी सैलरी थी, आप सब कुछ खर्चा करने के बाद 500 रुपये सेविंग कर रहे थे। इस बार आपकी सैलरी 15,000 रुपये है, वही आपके खर्चे हैं। महंगाई की वजह से हर चीज महंगी हो गई है और इस साल आप सिर्फ 100 रुपये ही अर्न कर पाए हो। सैलरी बढ़ रही है एब्सोल्यूट टर्म में, लेकिन सेविंग नहीं हो रही है। तो ये है रियल अर्निंग। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मोस्टली सेक्टर में रियल अर्निंग बहुत ही कम इंक्रीज हुई है। कई केसेस में तो स्टैग्नेंट हो गई है। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड जो सैलरी वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी पिछले 8-10 सालों में नहीं बढ़ी है रियल सैलरी, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जो कैजुअल वर्कर्स हैं अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, इनकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ी है, 10 रुपए से 14 रुपए के आसपास बढ़ी है। जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनकी सैलरी भी थोड़ी बढ़ी है, अराउंड 20% के आसपास इंक्रीज हुआ है। जैसे कोई मनरेगा में काम कर रहा है या एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम कर रहा है, उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ी है। सैलरी वालों की सैलरी नहीं बढ़ी है। इसका मतलब हाई क्वालिटी जो जॉब्स थी वहां पे सैलरी नहीं बढ़ रही है, जो लो क्वालिटी जॉब्स हैं वहां पे सैलरी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है, 8-10%, 20% के आसपास। और ये जो लो क्वालिटी सैलरी बढ़ रही है, ये भी कितनी बढ़ रही है? ये इतनी बढ़ रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ हल्का सा पॉवर्टी लाइन से ऊपर रह सकते हो। हल्का सा। कैजुअल वर्कर्स की सैलरी 6,000 रुपीज पर मंथ है 2010 के हिसाब से। अगर 2021 के हिसाब से देखेंगे तो वो 11,000 के आसपास बनती है, जो कि पॉवर्टी लाइन से हल्का सा ऊपर है। रूरल एरियाज में पॉवर्टी का लेवल है 4,000 रुपीज पर मंथ, अर्बन एरियाज में है 5,000 रुपीज पर मंथ। आपकी सैलरी कितनी है? ओनली 6,000 रुपीज पर मंथ, 2010 के परस्पेक्टिव से। तो आप यू आर जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन। आप अभी भी गरीब हो, आप गरीब हो, लेकिन जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन। अरे अबव द पॉवर्टी लाइन का मतलब ये थोड़ी होगा कि आप रिच हो गए हो, है ना? ये मतलब नहीं होता, बस आप बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में अगर जॉब्स बढ़ भी रही हैं तो ऐसे सेक्टर में बढ़ रही हैं जो बहुत ही लो पेइंग है, क्वालिटी जहां पे नहीं। जो क्वालिटी वाली जॉब्स हैं वो नहीं बढ़ रही हैं। तो क्या इससे डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा? आंसर इज नो। ओन अकाउंट वर्कर, कैजुअल वर्कर्स, अनपेड फैमिली वर्कर्स, इनका परसेंटेज बढ़, इंडिया में मोर देन 3/4, 75% से ज्यादा लोग तो यहीं पे एम्प्लॉयड हैं। बड़ी सोचने की बात है। और ये एरिया सब लो प्रोडक्टिविटी एरिया है। एक आदमी जो 1 लाख रुपए महीने कमाने की प्रोडक्टिविटी कर सकता है, वो बेचारा 10,000 रुपए में काम चला रहा है, क्योंकि उसके पास हाई क्वालिटी जॉब्स नहीं है, उसके पास उस तरह का एजुकेशन स्किल नहीं दिया गया है उसको, उस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं है। तो कहां है डिविडेंड? जो आदमी जीडीपी में 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर सकता था, अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती, वो बेचारा 10,000 रुपए करके अपना घर चला रहा है। तो इस लो प्रोडक्टिविटी से डेमोग्राफिक डिपेंडेंट होगा? क्या इस लो प्रोडक्टिविटी से इंडिया जो है आत्मनिर्भर बनेगा? क्या इस लो प्रोडक्टिविटी से इंडिया 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनेगा? आंसर इज नो। तो ये गोल्डन पीरियड है, अगले 20-22 साल, 25 साल। तो इसके लिए आपको अभी हाई क्वालिटी एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको ऐसी जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेंगी, तब जाके बात बनेगी। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी इंडिया में भी स्टैग्नेंट हो गया, डिक्लाइन हो रहा है। इवन देखने में ऊपर ऊपर से लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी के कंपैरिजन में देखोगे ना, वो कम हो रही है। ये बढ़ाइए, एजुकेशन, हेल्थ, इन पे खर्चा करिए, तब जाके बात बनेगी। तो ये इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से आप थोड़ा सा सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। बाकी वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो, पढ़ना चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।